क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब हमारे पास ना सैटेलाइट थे, ना जीपीएस था और ना ही गूगल मैप था, तब एक इंसान भारत में बैठकर दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के पहाड़ों का सटीक लोकेशन कैसे बता सकता था? रामायण, जिसे हम सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वो असल में एक ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। सोचिए, सुग्रीव ने वानरों को सीता जी की खोज में भेजा, तो उन्होंने जो रास्ता बताया वो आज के वर्ल्ड मैप से बिल्कुल मैच खाता हुआ है। इंडोनेशिया से लेकर तुर्की तक और यहाँ तक कि पेरू के एंडीज माउंटेन तक सब कुछ मिलता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है। क्या रामायण काल में पूरी धरती पर सिर्फ एक ही सभ्यता थी? क्या उस समय का इंसान आज से ज्यादा कनेक्टेड था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और साबित करेंगे कि रामायण सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। किष्किंधा कांड, रामायण का वो हिस्सा जो आज के मॉडर्न साइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ सुग्रीव अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, और जब वो उन्हें पूरब यानी ईस्ट की तरफ भेजते हैं तो वो जिक्र करते हैं यवद्वीप की और स्वर्णद्वीप का। आप जानते हैं कि ये दोनों द्वीप कौन से हैं? आज के इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है। सुग्रीव आगे बताते हैं कि ऐसे पर्वत के बारे में जिसे वो शिशिर पर्वत कहते हैं। जियोग्राफर्स जब इस लोकेशन को ट्रेस करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सुग्रीव जिस दिशा की और जिस भूगोल का वर्णन कर रहे हैं वो सीधा दक्षिण अमेरिका के एंडीज माउंटेन रेंज से मेल खाता है। कैसे एक वानर राजा को जो जंगलों में रहता है उसे हजारों मील दूर समुद्र के उस पार के पहाड़ों की जानकारी कैसे थी? और सिर्फ पूर्व नहीं, पश्चिम में कोतुमाल वर्ष का जिक्र आता है जो आज का तुर्की और ईरान है। उत्तर में वो उत्तर कुरु की बात करते हैं जो आज का साइबेरिया या फिर नॉर्थ पोल हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि सुग्रीव के पास में एक मेंटल वर्ल्ड मैप था। उन्हें पता था कि दुनिया गोल है और समुद्र के पार जमीन है। यह सबूत है कि उस समय के लोग आइसोलेशन में नहीं जी रहे थे, उन्हें पूरी दुनिया का ज्ञान था। लेकिन अगर उन्हें दक्षिण अमेरिका का पता था तो क्या वहां भी उनका कोई ठिकाना था? इसका जवाब मिलता है रावण के ससुराल में, जो शायद भारत में था ही नहीं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमने देखा कि सुग्रीव को दक्षिण अमेरिका का पता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता का नाम क्या था? मयदानव, और वो एक महान वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थे। अब जरा ध्यान दीजिए, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे हम कहते हैं माया सिविलाइजेशन। नाम में समानता देखिए, मयदानव और माया सिविलाइजेशन। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में इनके बीच में कोई कनेक्शन था? सबूत सिर्फ नाम में नहीं है। अब अगर आप माया सभ्यता के पिरामिड्स को देखें तो दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिर के गोपुरम को देखें आप, तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी डिजाइन हैरान करने वाली हद तक सेम है। वही स्टेप्स, वही पिरामिड स्ट्रक्चर जो दुनिया के किसी और हिस्से में आपको नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ा सुराग, पाताल लोक। पुराणों में कहा जाता है कि पाताल लोक धरती के ठीक नीचे। अगर आज आप भारत से एक सुरंग खोदना शुरू करें सीधा धरती के आर पार, तो आप कहाँ निकलेंगे? आप निकलेंगे ठीक मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के पास में। तो क्या मयदानव ने भारत से दूर धरती के दूसरी तरफ अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी जिसे आज हम माया सिविलाइजेशन कहते हैं? डीएनए स्टडीज और पुरातत्व विभाग के कुछ संकेत भी इसी मतलब एंशिएंट ग्लोबल कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ मिडिल ईस्ट में जाएं तो वहां मिट्टी के नीचे दबे राज इस कहानी को और भी ज्यादा पुख्ता कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि अमेरिका वाला कनेक्शन थोड़ा दूर की कोड़ी है तो चलिए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट में, तुर्की और इराक की तरफ। यहाँ जो सबूत मिलते हैं वो किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि लिखित दस्तावेज पर आधारित है। तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर आज से करीबन 3400 साल पहले एक साम्राज्य हुआ था, द मितानी एम्पायर। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई की तो उन्हें वहां मिट्टी के टैबलेट्स मिले, मतलब पट्टियां मिली, जिन पर संधियां मतलब ट्रीटीज, जैसे कि आज एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रीटीज होती है ना, वैसी ट्रीटीज लिखी हुई थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन टैबलेट्स पर मितानी राजाओं ने जिन देवताओं की कसम खाई थी उनके नाम थे इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य। सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर तुर्की में वैदिक देवताओं की पूजा हो रही थी। राजाओं के नाम संस्कृत में थे, जैसे कि तुसरत मतलब जो कि दशरथ का अपभ्रंश शब्द है, और आर्ततम
ये कोई मिथक नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो चीख चीख कर कह रही है कि वैदिक संस्कृति से भारत तक सीमित नहीं थी। और थोड़ा आगे चलिए, इजिप्ट में वहां के प्राचीन राजाओं को क्या कहा जाता था? रामसेन। बहुत से विद्वान मानते हैं कि राम शब्द का रूट वही है जिसका मतलब है सूर्य जैसा तेज। इराक जो कि प्राचीन सुमेरिया था, वहां एक गुफा में एक ऐसी नक्काशी मिली है जिसमें एक राजा है जिसके हाथ में धनुष बाण है और उसके साथ में एक वानर जैसा साथी खड़ा है। क्या ये राम जी और हनुमान जी का चित्रण नहीं है? ये सारे सबूत एक ही बात साबित करते हैं कि उस समय सीमाएं भले ही अलग थी लेकिन कल्चर एक ही था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दूर दूर तक फैली इन सभ्यता के लोग आखिर एक दूसरे से बिना इंटरनेट और बिना फोन के जुड़े कैसे थे? अब तक हमने यह देखा कि कैसे पूरी धरती में अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक ही सभ्यता के निशान थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे? तब आज की तरह फ्लाइट्स और वीडियो कॉल तो थे नहीं, तो फिर ये लोग इतनी दूर तक कनेक्टेड कैसे थे? यहाँ एंट्री होती है पुष्पक विमान की। रामायण में रावण के पास में पुष्पक विमान होने का जिक्र है। ये फैंटेसी नहीं है, इसे माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी बताया गया है। लेकिन चलिए, अगर हम विमानों को एक पल के लिए थोड़ा सा साइड में भी रख दें तो भी उनका समुद्री ज्ञान कमाल का था। उन्हें एयर ट्रेवल और सी रूट दोनों की समझ थी। हिस्ट्री में एल्डोराडो और लंका दोनों को ही सोने की नगरी कहा गया है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास में ऐसे जहाज या फिर ट्रेवल रूट्स थे जो आज समय की धूल में खो गए हैं? एक बात समझनी होगी, उस समय दुनिया की आबादी बहुत कम थी, पॉपुलेशन डेंसिटी आज जैसी नहीं थी, इसलिए जो गिने चुने लोग थे, मतलब राजा, ऋषि और व्यापारी, वो सब एक हाई लेवल नेटवर्क का हिस्सा थे। एक ऋषि का आश्रम अगर भारत में था तो उसका प्रभाव इंडोनेशिया और कंबोडिया तक था। नॉलेज शेयर किया जाता था, टेक्नोलॉजी शेयर की जाती थी। ये लोग अलग अलग देशों के नागरिक नहीं थे, यह एक ग्लोबल एलिट्स का हिस्सा थे जो पूरी धरती को अपना ही घर मानते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? इतनी एडवांस और कनेक्टेड सभ्यता आखिर टूट कैसे गई और आज हम टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? हमने बचपन से यही पढ़ा है कि सभ्यताएं अलग अलग नदियों के किनारे पैदा हुई हैं और अलग अलग तरीके से विकसित हुई हैं। लेकिन रामायण के ये सबूत, सुग्रीव का नक्शा और माया सभ्यता के पिरामिड्स और तुर्की का वैदिक देवता, ये एक दूसरी ही कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी है एक यूनिफाइड वर्ल्ड की, एक ऐसी दुनिया की जहां वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी धरती ही परिवार है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं था बल्कि जीने का सच में तरीका था। शायद समय के साथ प्रलय आई या बड़े युद्ध हुए और यह ग्लोबल लिंक टूट गया। हम अलग अलग द्वीपों पर अकेले पड़ गए और धीरे धीरे भूल गए कि हम कभी एक ही थे। आज जो हम अलग अलग देश, अलग अलग धर्म और अलग अलग आइडेंटिटी लेकर बैठे हुए हैं, वो शायद हमारी सबसे बड़ी भूल है। रामायण हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और जुड़ा हुआ था। ये ग्रंथ सिर्फ भारत का इतिहास नहीं, ये मानव सभ्यता की उस गोल्डन एज का दस्तावेज है जब हम सब एक ही थे। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़ें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आप उस खोई हुई दुनिया के निशान ढूंढ रहे हैं जिसका हिस्सा कभी पूरी धरती थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।